Hello dear bankers, hello to everybody, how are you all doing? ऑडियो वीडियो कंफर्म कीजिए. ऑलरेडी ऑल राइट, मेरी तरफ से मुझे सब सही नजर आ रहा है. अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू योर वेरी ओन JIB CIB वाला, जहां हम संकल्प बैच में CAIIB की तैयारी कर रहे हैं और आपके पेपर नंबर 3 ABFM को प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी हम 2 यूनिट्स कर चुके हैं, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट और प्लानिंग, और आज के सेशन में यूनिट 3 करने चल रहे हैं आपके मॉड्यूल 1 की. टोटल 6 यूनिट्स है. आज हम 3/6 पर पहुंच चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग करने वाले हैं. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ. आज के टॉपिक्स को हम इजी से समझने की कोशिश करेंगे, टॉपिक्स को जानेंगे, है ना. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, एक्चुअली लिमिटेशंस नहीं, इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. ओके, देन हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनाइजिंग में भी ना. फिर हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करेंगे, केस स्टडीज भी करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे. ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन. विदाउट एनी फर्दर अडूज लेट्स गेट गोइंग. नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स में हम ये पूरा टॉपिक अच्छे से अपने दिल में उतार लेंगे. तो अगर ये टॉपिक करना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना. आइए, पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. इनमें से कौन सा डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो अब हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस से क्वेश्चन आ चुका है. ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस का एक एक्रोनिम मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ. वैसे एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ सर जी, है ना. तो आइडिया में ए और ई को रिप्लेस कर दीजिए, ये बन जाएगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. 1 2 3 and 4. पहले आप देखते हो कि आपको क्या काम करना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल शादी ऑर्गेनाइज करनी है, तो शादी ऑर्गेनाइज करने में हमें वेन्यू चाहिए, कौन कौन गेस्ट चाहिए आएंगे उनकी लिस्ट चाहिए, किनको ई इनवाइट भेजना है, किनको फिजिकल इनवाइट भेजना है, मेन्यू क्या होने वाला है, कितने दिन का फंक्शन होने वाला है, वो सब कुछ आइडेंटिफाई करके डिवाइड कर लेंगे. फिर जो सेम तरीके का काम होगा उन्हें डिपार्टमेंटलाइज कर लेंगे. मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे को फूल चाहिए, हाँ, वो हमारे को पूजा के लिए भी चाहिए और श्रृंगार के लिए भी चाहिए. पीपल नीड इट फॉर वेरियस वैरायटी ऑफ पर्पस. को नेहरू जैकेट में लगाने के लिए भी चाहिए, है ना. तो बेसिकली डिपार्टमेंटलाइज कर लोगे, फिर असाइन कर दोगे कि किसका क्या काम है, कि फूफा जी ये करेंगे और बुआ जी ये करेंगे, असाइनमेंट करेंगे. और फिर इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, अल्टीमेटली मम्मी पापा ही हैं जो सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं. तो पर्ची फटेगी तो उन्हीं पे फटेगी. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी, या स्कूल में अगर हम एनुअल फंक्शन देखते हैं तो वहाँ पे एनुअल फंक्शन में क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें सेम तरीके की हैं, है ना, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और फिर इस्टेब्लिश करता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी, आपके बैंक में भी होता है. तो अब पूछ रहे हैं कि कौन सा टॉपिक इसके प्रोसेस में नहीं है, कौन सा पॉइंट. इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, ये तुम्हारा 4th स्टेप है. डिटरमाइन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर थिंग, ये असाइनिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है ना, ये असाइनमेंट है, कौन क्या करने वाला है, ये 3rd स्टेप है. डिवाइडिंग एंड असाइनिंग ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क है हमको फर्स्ट दिख रहा है. जो नहीं दिख रहा है वो है स्पेशलाइजिंग. एक्चुअली स्पेशलाइजिंग एक बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजिंग का, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 1 डन. आइए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लाइंस. ओके, सो बेसिकली जो मैंने आपको डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको बताई थी कि हम करेंगे, स्ट्रक्चर मेंशन किया था, तो जहां पर सिर्फ एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट होती है, 1 प्रोडक्ट होता है, वहां पे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. ठीक है. बट जहां वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट 1, इसको ऐसे लिखते हैं, पीवी लिखूंगी तो प्रेजेंट वैल्यू पहुंच जाएंगे, प्रोडक्ट 1 2 3, तो वहां पर क्या कहते हैं डिविजनल, जहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे स्ट्रक्चर बना होता है. मतलब ये आपका
फिनेंस डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये बैंकिंग डिपार्टमेंट है। जहाँ फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बटी होती है, जहाँ एक ही प्रोडक्ट होता है वहाँ होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। बट जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, जैसे हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोडक्ट की लाइन्स के अकॉर्डिंग सामान बटा हुआ है, तो वहाँ पर लगता है डिविजनल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आपका हमने पहले बोल दिया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है फंक्शनल बेसिस पे फंक्शंस पे बदल गया, वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग वाला फंक्शन नहीं, मतलब मार्केटिंग सेल्स लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन उनकी बेस पे फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन कटी हुई है। अब मैं जब डिविजनल स्ट्रक्चर बोल रही हूँ, यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में पेन बन रहा है, एक में पिन बन रही है, एक में लैपटॉप बन रहा है, हाँ, एक में ये टी शर्ट बन रही है, तो प्रोडक्ट के बेसिस पे बना हुआ है। और इन सब बेस ऑफ कोर्स इन कैटेगरीज में भी, मतलब इन स्ट्रक्चर के अंदर भी हमारे पास होंगे, कौन कौन होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे सेल्स मार्केटिंग बैंकिंग फिनेंस। तो आप देखेंगे कि जब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे पास, प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, तो हमारे को डिविजनल स्ट्रक्चर लगता है। बट इसका एक बेनिफिट साफ साफ दिख रहा होगा कि एफर्ट्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, ठीक है, और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, ऑफ कोर्स कॉस्टिंग भी ज़्यादा लगेगी। बट अगर मैं इसके ये माइनस हो है तो प्लस क्या है कि हम प्रोडक्ट हमें पता चल पाएगा एक्चुअली किससे प्रॉफिट एक्चुअली हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी सेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और बट ये भी हो सकता है किसी का मतलब किसी के कॉस्ट पे कोई और डिपार्टमेंट काम कर रहा हो, कि हमारे को ज़्यादा पैसे चाहिए तो दूसरे वाले डिपार्टमेंट के पैसे कम लगा दिए जाए, है ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। तो ऐसे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सबके हैं। बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि डिविजनल स्ट्रक्चर कौन, सॉरी प्रोडक्ट लाइन पे कौन सा डिवाइडेड है, फंक्शनल नहीं है डिविजनल, ठीक है, ये दोनों भी नहीं है, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल भी नहीं है, इट इज डिविजनल हायरार्की दैट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डेलीगेट डिसीजन मेकिंग पावर टू इंडिविजुअल्स एट लोअर लेवल्स। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बंदा है एक्स, ठीक है, ये सीईओ है ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसके पास प्रेसिडेंट है वाई एंड जेड, ठीक है, फिर इनके पास आगे वीपीज हैं, वीपी 1 एंड वीपी 2, 1 एंड 2, इनके आगे मैनेजर्स हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 एंड 2, और फिर इनके आगे स्टाफ है एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इफ यू नॉर्मली ऑब्जर्व, क्या यहाँ पर जो पावर्स हैं लोअर लेवल पर जा रही है कि भैया तुम डिसीजन ले लो, इस लेवल पे तुम डिसीजन ले लो, इस लेवल पे तुम डिसीजन ले लो, और हो सकता है इनके पास तो बहुत सारे लोग हों, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ जहाँ पर नीचे नीचे पावर जा रही है, इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। और जब पावर अपने पास ही यहाँ पर एक कुछ ही लेवल्स तक रिटेन हो जा रही है, पावर अगर रिटेन होती तो आंसर हो जाता सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। बट क्योंकि इस करेक्ट यहाँ पर क्योंकि डिसेंट्रलाइज हो रही है, डेलीगेट हो रही है, तो उसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। एम आई क्लियर टू एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू ऑन द स्क्रीन जी। आई थिंक स्क्रीन जस्ट अभी कुछ ऑटो एडजस्ट हुई, तो मैं लेट मी फिक्स इट ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है, द एक्सप्रेशन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो किसको रेफर करता है, द स्कोप ऑफ मैनेजर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, okay, the maximum number of direct subordinates that can be effectively managed by a single supervisor, एक बंदा कितने लोगों की टीम को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है, उसको बोलते हैं क्या, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एम आई क्लियर गाइस। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, इसलिए आंसर क्या होने वाला है टू क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 4,
नन नहीं है आंसर, क्योंकि सी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बारी प्रीवियस ईयर्स में मतलब वेरियस रिसोर्सेज में ये देखने को मिला है ना। प्रीवियस ईयर्स तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि विद डिफरेंट नेम्स अवेलेबल था, बट ठीक है। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रलाइजेशन, मैंने अभी आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन नीचे, और जब अपने पास ही रख रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपने पास ही पावर्स रख रहे हैं, नीचे डेलीगेट नहीं कर रहे हैं, वो सेंट्रलाइजेशन है। जब बोल रहे हैं सेंट्रलाइजेशन तो हम क्या बोल रहे हैं? द प्रिजर्वेशन ऑफ वंस राइट टू मेक डिसीजन, हम किसी और को दे ही नहीं रहे हैं, है ना। एक्सटेंडिंग न्यू टेरिटरीज, नो। द डिविजन ऑफ कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट लेवल्स, नो। द स्प्रेड ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो डिसेंट्रलाइजेशन थी। क्वेश्चन हमसे सेंट्रलाइजेशन पूछ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये भी सही आंसर नहीं है। हमसे क्वेश्चन क्योंकि पूछ रहा है सेंट्रलाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, द आंसर इज 1 टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ए टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। टोटल अपन कैसे 10 क्वेश्चंस गाइस, वी आर गोइंग टू डू 10 क्वेश्चंस, 5 ऑलरेडी डन, 5 आउट ऑफ 10 डन। आइए 5 मोर टू गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हर्ष इज रनिंग अ कंपनी, दिस इज हर्ष, ओके, दिस इज हिज कंपनी, वेयर ही सेल्स वैरायटी ऑफ गुड्स, बहुत सारी गुड्स बेचते हैं, सच एज टेक्सटाइल, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, एक से ज्यादा प्रोडक्ट। आपका दिमाग बोलना चाहिए एक से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे, है ना। ही फॉलोज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई, क्या बताएंगे? व्हाट विल बी द राइट आंसर गाइस? जब प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवीजन हो रहा है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो फंक्शनल नहीं है, क्योंकि फंक्शनल नहीं है तो ये भी नहीं है। दिस इज द आंसर एंड देयरफॉर दिस आल्सो इज नॉट द आंसर। जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ज्यादा है, अब यही मान लेते ब्रांचेस ज्यादा हो जाती हैं, यही मान लेते फंक्शंस के बेसिस पर, तो फंक्शनल हो जाता। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं कि मार्केटिंग फंक्शन जो है वो दिल्ली में हो रहा है, या वाला डिपार्टमेंट जो है भोपाल में है, तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनल देयर। ठीक, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? हमारी बुक के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अथॉरिटी, ये एक प्रिंसिपल है। आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये भी है, ठीक है। और मैनेजमेंट, स्पेशलाइजेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेपरेट होते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको कहीं पे रेफरेंस दे रखा है, आई एम सॉरी, कहीं पे रेफरेंस दिया हुआ है फर्स्ट बेसिक मैनेजमेंट में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे को बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, जैसे हेनरी फ्योन ने हमको 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने हमको 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, और साथ में दिए हैं कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स, 7 टेक्निक्स। कभी कभी 8 भी बोल लेते हैं, क्योंकि मेंटल रेवोल्यूशन को कभी कभी यहाँ पे ले लेते हैं, तो खैर मैं मान लेकर जा रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में बात हो नहीं रखी है इसके बारे में, हल्का सा टच एंड गो कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इज सी। ये रहे आपके ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल्स, आइए एक बारी पढ़ लेते हैं। आई एम नॉट श्योर कितना साफ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है बट बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे तो उसमें आप पढ़ पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, बैलेंस, कॉन्टिन्यूटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, unity of exception, unity of simplicity, unity of command, exception, simplicity, efficiency and scalar principle। ये हमारे पास कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, एसेंशियल प्रिंसिपल्स जो ऑर्गेनाइजिंग में फॉलो होते हैं। क्या करना है अपन को? 1 से 2 बार इसको पढ़ना है, कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि हम ब्लैंक हो जाएंगे, कुछ तो करके आ पाएंगे, पॉसिबिलिटीज कुछ कर आ पाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है? ड्यू टू प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनाइज हुआ था काम,
और डिवाइड भी हुआ था, ठीक है जी। लेनेक्स लिमिटेड गोज फॉर सिस्टमैटिक अलाइनमेंट ऑफ जॉब्स, प्रॉपरली ढंग से चीजें अलाइन हो पा रही है सिस्टमैटिकली, ठीक है जी। अमंग द एम्प्लॉइज, जो लोग हैं, लोगों के बीच में प्रॉपरली ढंग से चीजें डिवाइड हो पा रही है। विच इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज हाईलाइटेड हियर, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अडैप्शन ऑफ चेंज या इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ढंग से चीजें सिस्टमैटिकली जिसको जोन सी देनी चाहिए थी वो दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, हमारे पास बहुत सारे एक एक्रोनिम है बट वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। बट हेयर द आंसर विल बी व्हाट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलने वाला है, ठीक। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। रोहित वर्क्स इन अ होटल, ओके, एज अ सीनियर शेफ। He enhances the status of subordinates and motivated them to improve their performance. Identify the concept. रोहित सीनियर शेफ हैं, इन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट किया ताकि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो सके। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन भी नहीं है, अथॉरिटी भी नहीं है, क्या है, नीचे चले जा रहे हैं, वो डेलीगेट कर रहे हैं, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बोला इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोली है इसलिए खाली एक ही सबऑर्डिनेट को मोटिवेट किया है, तो इट इज डेलीगेशन। जब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास ट्रांसफर हो रहा है अथॉरिटी, और उसी के साथ रिलेशनशिप भी आ जाएगा और उसी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगी, सॉरी रिलेशनशिप नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी सब आ जाएगी, ठीक। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। बस आज का सेशन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है दोस्तों। आइए देखेंगे इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ओके। डेलीगेशन इज अ टूल यूज्ड टू गेट सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म टास्क एंड ड्यूटीज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग डिसेंट्रलाइजेशन। इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है बोले तो फॉल्स पूछ रहा है दोस्तों, आपसे क्या पूछ रहा है, फॉल्स, ओके। Decentralization requires delegation tool to grant authority and power the subordinates. Is it? Decentralization means that the control and decision making lies only with the top management. ये तो बिल्कुल ही गलत है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10, यही गलत है। एक्चुअली ये तो सही है, यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन करना पड़ता है सबऑर्डिनेशन, फिर धीरे 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 इट गोज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कंट्रोल जो है टॉप मैनेजमेंट नहीं रखती, अगर टॉप मैनेजमेंट रखती तो वो तो सेंट्रलाइजेशन हो जाता ना, तो फिर वो सेंट्रलाइजेशन हो जाता। एंड ऑल ऑफ दीज से कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। ऐसे ही हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। 3 यूनिट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे भी मिलेंगे आपसे और ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सबके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है उसका मैंने आपको क्या एक्रोनिम बताया है, कैसे आप प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को याद कर सकते हैं। 4 पॉइंटर्स बताए हैं, आप मुझे वो बताएंगे कैसे मैंने आपको बताया है याद करने के लिए, ओके, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये एक्रोनिम काम भी आ रहे हैं या हम नॉर्मल तरीके से ही पढ़ते चले जाएं, ठीक। लेते हैं अभी आपसे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.